सोसाइटी और हमारे अहलो अयाल और अपने लिए भी जो है वो ज़रूरी है। और इसीलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने लिए, यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि बिहेवियर आप लोग जो है वो कैसे करते हैं और कैसे उसे चेंज करते हैं और कैसे उसे चेंज करना चाहिए या उसके क्या-क्या इकसाम हो सकती है चेंज करने की। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि हाउ टू चेंज बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, लाइक कम्युनिकेशन जिसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं, उसे हम लोग किस तरीके से जो है वो बेहतर बना सकते हैं, उसे हम लोग जो है वो किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, तो उसके लिए एक ही रहता है और वो होता है हमारी पढ़ाई, यानी कि एजुकेशन या तालीम। तो उसीलिए आप लोगों की तालीम, आप लोगों के लिए पढ़ाई, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन या आप लोगों के लिए एक एग्जाम, सब तरीके की जो है वो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को बरकरार रखते हुए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे भाषा सीखना और अर्जन करना, यानी कि सीटेट का हमारा पहला चैप्टर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरती से लिखा हुआ है। चैप्टर फर्स्ट जो है ये हमारी शुरुआत है आज, और हम लोग इसमें जो है वो उर्दू जबान के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम लोग मल्टी लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे। मल्टी लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक से ज्यादा लैंग्वेज के पश मंजर में हम लोग समझने की, उसको सीखने की और उससे भी ज्यादा जरूरी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जबान की आमुजिश और इक्तिसाब, जिसे हम लोग उसूल भी जो है वो कहते हैं, जो एग्जाम के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग एंड एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज, और इसका हिंदी रूपांतरण या हिंदी तर्जुमा है भाषा सीखना और अर्जन करना। तो जबान की आमुजिश और उसका इक्तिसाब और उसकी हुस्लुबियाबी जो है वो हमें सीखनी है, और इसीलिए हमें सबसे पहले जो चीज सीखनी होती है या जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो आता है हमारे लिए सिलेबस, यानी कि उसका पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग चैप्टर फर्स्ट में भाषा सीखने और उसको अर्जन करने के लिए या जबान की आमुजिश और उसका इक्तिसाब को समझने के लिए हमें जो है वो उसके पॉइंट्स को जो है वो समझना है, उसकी सारी चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो बात करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सारी चीजों के साथ मैंने एक मुख्तसर अंदाज में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सिलेबस है जिसे हम लोग हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, और उर्दू में हम लोग उसे मजमून के नाम से भी जो है वो जानते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा पाठ्यक्रम है और ये हमारा जो है वो सिलेबस है। अब इसमें हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है उसी को जो है वो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जैसा मैंने आपको शुरुआती दौर में जो है वो बताया था। इससे क्या होगा कि इससे सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आएगी, और आखिर तक, क्योंकि आपका एग्जाम 6 सितंबर को है, तो तब तक हम लोग बहुत बेहतर और एक अच्छा टीचर बनने के जितने भी आयाम हैं, जितनी भी खसूसियत है या जितनी भी विशेषताएं हैं, उन सब पे जो है हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसलिए आप लोग जो है वो आराम से और इत्मीनान से जो है वो इस सेशन को देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेडागोजी एंड रिलेटेड थ्योरीज जो है वो आती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र एवं संबंधित सिद्धांत। उर्दू में, क्योंकि जो बैरियर होता है बच्चों को समझने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है लैंग्वेज। आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं जिसे हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। उसके अलग अलग आयाम होते हैं, और उन अलग अलग आयाम में जो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है या सबसे ज्यादा जो बैरियर होता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर का। अब लैंग्वेज बैरियर होते क्या है, मान के चलिए मैं आपको जो है वो पढ़ा रहा हूं, तो अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको जो है वो समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो जबान मैं बोल रहा हूँ या जो लैंग्वेज मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आती है, और वो जो है वो आपको समझ में आ भी रही है, तभी आप लोग जो है सेशन देख रहे हैं। तो उसी में अगर हम लोगों को पता है कि किसी चीज को हमने हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, और उसे हम लोग उर्दू में पढ़ेंगे, तो हमें एग्जाम में जो है वो आसानी होगी। क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो वर्ड होते हैं या उसमें जो अल्फाज होते हैं वो बच्चों को जो है वो पढ़े तो जाते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते। इसीलिए हमारे यहाँ पे आपको जो है वो बाइलिंगुअल पढ़ा जाएगा। हर एक लाइन और हर एक वर्ड्स, हर एक शब्द आपको जो है वो ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको एक चींटी बराबर भी जो है वो जरा सा भी क्या ना रहे, डाउट ना रहे। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र एवं संबंधित सिद्धांत है, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं फन तालीम और मुतकालिमा नजरिया। ये हमारा पहला टॉपिक है, इस पर भी हम लोग जो है वो नजरसानी करेंगे। इसके बाद व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाषा क्या है। भाषा हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, हमारे विचार, हमारे थॉट एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का क्या है, एक माध्यम है। तो उसी को हम लोग कहते हैं जबान क्या है। ये भी हमारा क्या है, टॉपिक है आने वाले सेशन में। तो इसका ट्रांसलेट कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जबान की इब्तिदा ऐजाद कैसे हुई, यानी कि जबान जो है की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, यानी कि कोई चीज कैसे डेवलप हुई और फिर उसको ग्रोथ कैसे मिला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाउ डिड लैंग्वेज ओरिजिनेट और डेवलप, यानी कि कौन सी जबान कैसे आई। जैसे इंसान कैसे आया, पहले ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि पहले हम आदि मानव थे, फिर उसके बाद तरक्की करते हुए जो है वो इस दुनिया में आए और हम लोग 21वीं सदी में। और तो उसका एक प्रोसेस है, तो वही हमें जो है वो पढ़ना है, जबान की इब्तिदा या ऐजाद कैसे हुई या जबान की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इसके बाद जब जबान आ जाती है तो उसकी जाहिर सी बात है बोलियां भी आती हैं। जैसे हम लोग जो है वो जबान और बोली के नाम पे जो है जानते हैं, जबान और बोली। जैसे उर्दू जबान है, इसकी बहुत सारी बोलियां हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो मगरबी हिंद की बोलियां 5 हैं, जिसमें हमारे पास ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, इसके अलावा बुंदेली आती है, खड़ी बोली आती है। तो ये सारी क्या है, बोलियां हैं। तो बोलियों का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, जबान का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, बोली और भाषा। इसके बाद लैंग्वेज एंड डायलेक्ट जो है वो आता है। भाषा जो है वो बड़ी होती है और बोली जो है वो छोटी होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में आता है। इसके बाद मादरी जबान क्या होती है, आइए देखते हैं। मादरी जबान का मतलब होता है हमारी मदर टंग, यानी कि हमारी मातृभाषा, जिसे हम लोग मादरी जबान को हिंदी में कहते हैं मातृभाषा और इंग्लिश में कहते हैं हमारी मदर टंग। जैसे हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, लेकिन कुछ इलाकों में जो है वो ये मदर टंग क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कहीं पर ये जो है भोजपुरी हो जाती है, कहीं पर जो है ये आपकी उर्दू में भी हो जाती है, कहीं पे गुजराती में जो है आ जाती है। लेकिन ज्यादातर बच्चों की या ज्यादातर लोगों की जो है वो मातृभाषा क्या है, हमारी हिंदी है। इसके अलावा मातृभाषा के बाद दूसरी जबान आ जाती है हमारी मायारी जबान, जिसे हम लोग कहते हैं मानक भाषा या जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है वो अपने आने वाले सेशन में जो है बारी बारी से करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से सी टेट की पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की जो है वो तैयारी कर पाए। इसके बाद जब जबान आ जाती है तो उसके उसूल आ जाते हैं, उसके कायदे कानून आ जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जबान और फिर उसकी क्या, कवायद की, यानी कि उसकी ग्रामर की, भाषा और व्याकरण। अगर हम लोग बात करें उर्दू जबान की कवायद की, तो इसको जो है वो 5 हिस्सों में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। जिसमें हमारे पास पहले आ जाता है इल्म हिजा, दूसरा आता है इल्म सर्फ, तीसरा आ जाता है इल्म नहू, चौथा आता है इल्म बयान और पांचवा आता है इल्म उरूज। ये जो है हमारे क्या है, 5 कवायद के हिस्से हैं जो हमें जबान के हवाले से पढ़ना है, और यहीं से भी जो सवाल आता है। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर, जो है उसे हम लोग कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद जब ग्रामर आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ग्रामर आ गई है। अब इसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, यानी कि बच्चों को किस मेथड के जरिए उसे समझाना है। आगमन विधि से समझाना है, निगमन विधि से समझाना है, खेल विधि से बताना है, किंडर गार्डन से बताना है, मॉन्टेसरी से बताना है। यानी कि बहुत सारे ऐसी विधि होते हैं जिस बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जबान की आमोजिश और इक्तिसाब जो है वो, इसी को जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जबान की आमोजिश और इक्तिसाब, जिसे हम लोग भाषा का शिक्षण और अधिग्रहण के नाम से जो है वो जानते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लैंग्वेज टीचिंग एंड अकोस्टिशन के नाम से जो है वो जानते हैं। यानी कि भाषा को पढ़ाने के क्या क्या औजार हैं, क्या क्या चीज है, क्या क्या टेक्निक है, वो सारी जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग इसे जो है वो कवर करेंगे अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जबान की हुस्लुवी और जबान की आमुजिश में फर्क, यानी कि अधिग्रहण और शिक्षण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। जिसमें भाषा का अधिग्रहण कैसे है और भाषा का शिक्षण कैसे है, ये आपको बताना है। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं और उनको हिंदी में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हमने आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट तैयार किया जिसमें आपको, चाहे आप हिंदी से पढ़ते हो, चाहे आप इंग्लिश से पढ़ते हो, या आप लोग उर्दू से पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो 2 लैंग्वेज का इंतखाब करना होता है एग्जाम में, चाहे हम लोग बात करें हिंदी की, इंग्लिश की, या फिर आप लोग बात करें जो है वो किसकी, इंग्लिश की। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है बिटवीन लैंग्वेज एक्यूटेशन एंड लैंग्वेज टीचिंग में जो है वो आपको बताना है कि जबान के हुस्न-याबी और जबान की आमोजिश में क्या फर्क है। ये आगे आने वाली टॉपिक्स हैं और इन्हीं को जो है वो हमें अच्छी तरीके से कवर करना है। इसके बाद जब हम लोग भाषा शिक्षण कर लेते हैं, तो उसके बाद आते हैं शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि उसके अहम अहम पहलू पे हमें रोशनी डालनी है। आमोजिश के बारे में अहम पहलू, यानी कि शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब भी हम लोग आमोजिश की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, शिक्षण की बात करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं आमोजिश का मतलब क्या है, शिक्षण है, क्योंकि ये हमारा एक बैरियर जो है वो
हमने खत्म कर लिया है। खत्म कैसे किया? क्योंकि हमने इसे पढ़ लिया। जब भी हम लोग उर्दू में आमोदिश की बात करेंगे तो आप लोग इसे शिक्षण समझेंगे, और जब इसे हम लोग शिक्षण समझेंगे तो यहाँ पे किसके बारे में आ जाएगा? टीचिंग के बारे में आ जाएगा, यानी कि पढ़ाने के हवाले से आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद आगे देखते हैं जबान की आमोदिश और उसूल याबी से मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात, यानी कि अलग अलग नजरियात होते हैं जबान के हवाले से, जिसमें हम लोग बात करते हैं पेवलोव की, जिसने डॉग पे किया, पीएफ स्किनर जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर है और उन्होंने जो है वो रेड पे किया। इसके बाद कोहलरबर्ग है, इन्होंने चिंपैंजी पे किया। तो इनके जितने भी नजरियात हैं भाषा शिक्षण और अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न सिद्धांत पे आपको रोशनी डालनी है। वॉरियस थ्योरी रिलेटेड टू लैंग्वेज टीचिंग एंड एक्यूशिएशन पर जो है वो बात करनी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जबान की आमोजिश और हुस्न-ए-याबी से मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात आपको जो है वो कवर करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास 2 महीने का वक्त है और 2 महीने में हर एक चीज को इतनी बारीकी से समझेंगे, इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको फिर जीवन में ये सारी चीजें जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। क्योंकि अभी तो लगता है कि यार सी-टेट की पेडागोजी कितनी मुश्किल होती है, उसे समझना जो है वो कितना मुश्किल होता है। क्योंकि लिटरेचर हो या कोई मैथ का सवाल हो, वो एक बार में जो है वो समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें जो है वो सवाल इतने लंबे होते हैं, फिर इनके ऑप्शंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो कैसे हमें जो है वो सही आंसर का इंतखाब करना है। तो वो सारी चीजें आज के सेशन में आप लोगों के लिए इसीलिए रखी गई है कि कोई चीज हमें पहले बड़ी लगती है, लेकिन जब हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो वो फिर क्या हो जाती है, बहुत छोटी हमें दिखाई देने लगती है। इससे क्या होता है, इससे हमारे मन में एक अलग तरह की कैफियत जो है वो पैदा होती है और वो हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी है, और इन सब चीजों से पढ़ के जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उसी से हमें लगता है कि हाँ, अब हम लोग जो है वो एग्जाम के करीब है और उसे जो है वो क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, और जब हम लोग सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो उससे हमें और चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए आप लोग जब हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है वो जरूर से जरूर क्या होगा, फायदा होगा। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण और अधिग्रहण से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे पास पावलोव और स्किनर का नजरिया, कि इन्होंने भाषा के बारे में अपना क्या क्या नजरिया दिया है और सीखने का इनके क्या क्या थॉट है वो हमें पढ़ना है। जैसे पावलोव और स्किनर यहाँ पे भी सेम है, तो इंग्लिश और नाम जो है वो सबके सेम है, बस थ्योरी नजरिया और सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है नजरिया, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, और यहाँ पर थ्योरी जब हम लोग कहते हैं। आगे आते हैं इसके बाद नोम चोम्स्की का सिद्धांत, इसके नजरिए को पढ़ना है जो उर्दू अदब में बहुत अहम है। नोम चोम्स्की का नाम आ जाता है और थ्योरी वही है नोम चोम्स्की के हवाले से। इसके बाद जीन पियाजे और वाइगोस्की, पियाजे और वाइगोस्की का सिद्धांत जो आपके निशान में दिया गया है, जीन पियाजे आता है और वाइगोस्की की थ्योरीज आपके सिलेबस में है। बारी बारी से इसे जो है वो हमें आगे जो है वो पढ़ना है। इसके बाद एल्बर्ट बंडूरा जो सोशल साइंस या कह सकते हैं सामाजिक सिद्धांत के यहाँ प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे बंडूरा का सामाजिक आमोदिश का नजरिया, तो यहाँ पे आमोदिश की बात की गई है, तो इसका मतलब हो गया अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण की, और शिक्षण भी कैसा, सामाजिक। और सामाजिक का मतलब क्या होता है, सामाजिक यानी कि जो सोसाइटी के लिए क्या हो, कारआमद हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, एल्बर्ट बंडूरा। ये भी जो है वो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रथम भाषा अधिग्रहण के चरण, जितने भी आपके चरण होंगे उसे हमें पढ़ना है, चाहे वो 1 लैंग्वेज हो, चाहे वो 2 लैंग्वेज हो, चाहे वो 3 लैंग्वेज हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा एनईपी 2019 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को 3 लैंग्वेज में जो बच्चों को सिखाया जाएगा, एक उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी, एक मदर लैंग्वेज होगी और एक फॉरेन लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। तो यही है प्रथम भाषा के अधिग्रहण के चरण, पहली जबान की तहसील के मरहले, मराहिल सॉरी। तो यहाँ पे अधिकरण का मतलब हमें जो है वो समझ में आ गया है कि अब हमें जो है वो इसकी बात करनी है, तहसील के बारे में बात करनी है, और चरण का मतलब होता है मराहिल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पहली बार आप लोग सुनेंगे तो फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद द्वितीय भाषा शिक्षण के चरण यानी कि दूसरी जबान के आमोजिश के मरहले आपको याद करने हैं। इसके बाद भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ये जो है वो हमारा लास्ट है, ठीक है, यानी कि ये टॉपिक हमारा अहम है और लास्ट भी है। यानी कि तदरीस जबान के मकासद, कि हम जबान को क्यों पढ़ाते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हमें जो है वो पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी 2 तरह के होते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा, एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है हमारा, माइक्रो के अलावा एक और होता है मेन, मेन सॉरी मेजर होता है, माफ कीजिएगा, मेजर, ठीक, मेजर। ऐसे ही हमारे यहाँ पे उर्दू में होता है, एक होता है मरकजी
और एक होता है हमारा ज़मनी। यानी कि इसके तदरीस के जो मकासद है वो अलग अलग होते हैं। मरकजी अलग उद्देश्य हो सकते हैं और ज़मनी जो है वो अलग होते हैं। माइक्रो अलग होते हैं और मेजर और जो मेन होते हैं वो अलग होते हैं। तो ज्यादा जरूरी होता है मेन। जैसे अगर हम लोग बच्चे को पढ़ाना चाहें, मान के चलिए हम कोई जबान पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बच्चे को उर्दू जबान पढ़ा रहे हैं, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के तहत हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो हमें पता होना चाहिए। बच्चा जब जबान सीख लेगा तो लिटरेचर पढ़ेगा, लिटरेचर पढ़ेगा तो वो सही और गलत के दरमियान में फर्क करना सीख जाएगा। इसके अलावा उसका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो हमें आगे आने वाले वक्त में पढ़ना है और एग्जाम में जो है वो समझ में आएगा कि हम लोग उद्देश्य क्यों पढ़ते हैं और उससे जो है वो हमें क्या सारी चीजें जो है वो क्या होती है, अच्छी होती है, और उससे जो है वो हमें और चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आइए फिर बढ़ते हैं अपने एक टॉपिक की तरफ। जैसे हमने अभी सिलेबस में देखा, मजमून में देखा, तो हमारा पहला टॉपिक था वहां पर कि हमें जो बात करनी थी किसके बारे में, हमें बात करनी थी फन तालीम और मुतालिका नजरियात के बारे में, यानी कि शिक्षा कला एवं संबंधित सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो तालीम का मतलब होता है शिक्षा, यानी कि तालीम। कला का मतलब होता है फन। ये कला वो वाला कला नहीं है जो आपने आर्ट्स में पढ़ा होगा, ये होता है हुनर, एक टैलेंट। इसके बाद संबंधित से मतलब होता है इसके मुतालिक, और सिद्धांत का मतलब होता है नजरिया। तो उसी में हमारा जो पहला नजरिया है वो है शिक्षा शास्त्र और संबंधित विचार के बारे में हमें बात करनी है। यानी कि इसे हम लोग पेडागोजी एंड रिलेटिव व्यूज के बारे में जो है वो बात करेंगे, जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और इसके थोड़े से हम लोग तारीख पढ़ेंगे, इसका फन पढ़ेंगे। फन का मतलब होता है उसके जो लुग़वी मायने होते हैं, ये जो किताबों में दिए जाते हैं, ये जो वन लाइनर होते हैं, उससे हमें जो है वो सारी चीजें जो क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाते हैं। उसी पर जो है वो हमें बात करनी है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अगर आपको चीजें उम्मीद है क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए फिर देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं रिलेटेड व्यूज के बारे में कि ये क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फन तालीम से अंग्रेजी जबान में पेडागोजी कहा जाता है, यानी फन तालीम को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। फन तालीम को अंग्रेजी जबान में पेडागोजी कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, अगर हमें उर्दू में ना समझ में आए तो हम लोग इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। शिक्षा कला को अंग्रेजी में पेडागोजी जो है वो कहा जाता है। पेडागोजी का मतलब होता है, देखते हैं क्या होता है। ये यूनानी जबान के दो लफ्जों पेडोस यानी बच्चे और एगोगोस यानी रहनुमाए तफल से जो है वो मुरक्कब है। इसे हिंदी में देख लीजिएगा। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों पेडोस जिसका मतलब होता है बालक और एगोगोस यानी कि मार्गदर्शक से मिलकर बना है। तो हमें पता चल गया कि जो पेडागोजी है वो दो लफ्जों से मिलकर जो है वो बना है। एक है हमारा पेडोस और दूसरा क्या है, एगोगोस। तो इसी से मिलकर क्या बना है, हमारा पेडागोजी जो है बना है। और ये कहाँ का लफ्ज है, ये यूनानी जबान का लफ्ज है। ये भी जो है वो एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इस तरह फन तालीम के लफ्जी मायने हुए बच्चे की रहनुमाई के लिए। ठीक है, लफ्जी मायने हुए बच्चे की रहनुमाई। अब यही बात को अगर कुछ बच्चे हों यहाँ पे होंगे, जैसे फन तालीम किसको कहा जाता है, शिक्षण कला को। अब हमें समझ में आ गया रहनुमा उर्दू लफ्ज है, तो इसकी हम लोग क्या कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की रहनुमाई जो है वो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार शिक्षा कला का शाब्दिक अर्थ बच्चे का मार्गदर्शन है। यानी कि पेडागोजी का जो मतलब निकल के आया हमारे सामने, दोनों जबानों के ट्रांसलेट को समझने के बाद यही आया कि बच्चे का मार्गदर्शन यानी कि एक मेंटोर के तौर पे जो काम किया जाता है उसे हम लोग पेडागोजी कहते हैं। और ये यूनानी जबान के लफ्ज से लिया गया है। अब देखते हैं शैक्षिक दृष्टि से पेडागोजी के अंतर्गत, शैक्षिक दृष्टि से पेडागोजी के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का कार्य शामिल होता है। यहाँ पर ये हमने बात हिंदी में समझी है। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने किसकी बात करनी है, अध्ययन की बात करनी है और शिक्षकों के मार्गदर्शन की बात करनी है। तो उसी को हम लोग देख सकते हैं। आलमी तौर पर पेडागोजी की तरह, पेडागोजी के तहत तामीली तालीमी अमल का मुताला और असातिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल होता है। तो यहाँ पर पेडागोजी में ये बात भी जो है वो अहम होगी कि इसमें जो है वो हम लोग शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन कि हमें कैसा प्रोसेस करना है और उसके साथ साथ कैसे मार्गदर्शन करना है बच्चों का, ये हमें समझ में आ जाएगा। और बच्चों के साथ साथ टीचर का भी जरूरी है। इसके बाद इस प्रक्रिया में यहाँ पे देख लीजिएगा, इस प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम की विधियां और सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों की तैयारी शामिल है। यानी कि पेडागोजी में हम लोग
बहुत सारे शिक्षण अधिगम की विधियां देखते हैं, उनकी सिद्धांत देखते हैं, उनका पाठ्यक्रम देखते हैं यानी कि उनकी सिलेबस मजमून की तामीर देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों यानी कि सिलेबस के बारे में बात करते हैं और जो किताब होती है उनको जो है वो तैयार किया जाता है। इसी को हम लोग उर्दू में देखते हैं। इस अमल में तदरीस व आमोजिश, इस अमल का मतलब होता है पेडागोजी के तरीके और नजरियात, निसाब तैयार करना, निसाबी किताबें तैयार करना है। तो ये पेडागोजी में ये सारी चीजें जो है वो शामिल होती है। इसके बाद तलबा की आमोजिश कार तलबा की आमोजिशी कारकर्दगी का अंदाजा करना और जायजा व इस्लाही अमल भी जो है वो क्या होता है इसमें शामिल होता है, जो हम पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो थॉट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्य भी इसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं। इन सब का हदफ बच्चे की सलाहियत, रवैया और सीखने को फरोग देना है। यानी कि जितना भी काम है वो सारा कौन है, बच्चा है। क्योंकि आज की जो टीचिंग है या आज की जो एजुकेशन है वो सेंटर ऑफ क्या है, चाइल्ड है। यानी कि बच्चे को जो वहां पर केंद्र में रखकर जो है वो बना गया है। क्योंकि बच्चा अगर एक्टिव होगा तो उसमें जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। भले ही टीचर एक बार को पैसिव मोड में चला जाए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई टीचर या टीचिंग मेथड करते हैं तो उसमें एक्टिव और पैसिव का होना जरूरी है। जैसे अगर आप लोग ये क्लास लाइव देख रहे हैं तो आप एक्टिव होंगे, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग जो है वो भली बात नोट कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये क्लास आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे पता नहीं मैं कहाँ होगा, तो उस मोड में जो है वो एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि अभी आप लोग लाइव हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी एक्टिव है और मैं भी एक्टिव हूँ। आप मेरे कमेंट का जवाब दे रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, आप लोग जो है वो एक्टिव में हो जाएंगे और हम भी जो है वो उसी प्रोसेस के हिस्से में आ जाएंगे। अगर यहीं पे पूछा जाए कि जब टीचिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें एक्टिव कौन होता है, टीचर होते हैं या बच्चे होते हैं? तो अगर एक्टिव की बात की जाए पढ़ाने में तो टीचर जो है वो एक्टिव होता है और बच्चे जो है वो पैसिव होते हैं। कैसे? जैसे अभी हम लोग मान के चले कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपके पास पहुंचेगा। तो यही क्या है, एक्टिव और पैसिव के बारे में बात की गई है। तो इन सब का मतलब यही है कि इन सब का उद्देश्य बच्चे की क्षमता, व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को क्या करना है, विकसित करना है। यानी कि उसे क्या करना है, डेवलप करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया सलाहियत का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षमता, रवैये का मतलब होता है व्यवहार, सीखने का मतलब हो गया सीखना और फरोग का मतलब होता है विकसित। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सारी चीजों को समझ में आ जाते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है हदफ, ये रहा। तो एक एक वर्ड का जब हम लोग मीनिंग समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग एक अच्छी टीचर बनने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि टीचर का काम होता है बच्चों को सही और आसान तरीके से जो है वो समझाना, तो वही हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जबान की पैडागोजी में दर्जे झेल नजरियात खुसूसी अहमियत हासिल है। इनके अलावा जो है वो कुछ नजरिए हैं, कुछ अहम चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। जैसे भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी में निम्नलिखित सिद्धांतों को विशेष महत्व क्या है, प्राप्त है। विशेष महत्व का मतलब है कि वो हमें जरूर पढ़ने हैं। और वो कौन कौन से, जो हमने अभी 2-4 मिनट पहले सिलेबस देखा, उसी नजरिए को हमें जो है वो क्या करना है, पढ़ना है। आइए 2-4 मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग जब पढ़ें तो उसमें जो है सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये हमारे यहाँ कुछ सिद्धांत है, जिसमें हमारा पहला आता है रचनात्मक दृश्य। थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, कब कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा दृश्य। ठीक, अब यहाँ पे देखिए संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल व्यू, जिसे हम लोग कहते हैं साख्ती नजरिया। ये पेडागोजी को समझने और सी टेट की पेडागोजी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं साख्ती नजरिए में, तो इसे हमने पहले समझा कि साख्ती नजरिया क्या है। इससे हमने समझा स्ट्रक्चर, यानी कि ये बिल्कुल टाइम का, लिमिट का और चीजों का क्या है, यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसका मतलब होता है संरचनात्मक। यानी कि कोई चीज है जिसे हमें पूरी एक संरचना दी गई है, वो जो है वो पूरी एक वे में रखी गई है, यानी कि उसे पूरी तरतीब से रखा गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 1 2 3 4, तो मैंने ये लिखा, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में जो है वो लिखा गया है, यानी कि ऑर्डर में लिखा गया है। तो इसी ऑर्डर को समझना है और इसी समझने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे आप लोग देखिए लिखा हुआ है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सिद्धांत में भाषा की संरचना को समझने पर जोर दिया जाता है। अभी हमने बात की थी मैथ की, अब यहाँ पे आ गया भाषा। तो अगर हम लोग भाषा में देखें तो पहले हमारे पास ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। इसी तरीके से उर्दू में अलिफ आता है, फिर बे आता है, फिर पे आता है। तो यानी कि क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो उसी को समझने के लिए हमें क्या है, शाक्ति नजरिया है। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, इस नजरिए में जबान की साख को समझने पर जोर दिया जाता है। तो साख का
जोर दिया जाता है, तो इसलिए क्या बन गया ये शाक्ति नजरिया बन गया। आइए आगे देखते हैं इसमें शाक्त में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो संरचना में शब्दों का निर्माण, व्याकरण, जैसे मैंने आपको भी बताया, निर्माण व्याकरण, वाक्यों का निर्माण व्याकरण तथा व्याकरण का कार्य शामिल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है वो क्रम बताया था निर्माण का और शब्दों का, कि शब्द कैसे बने और फिर शब्द जो है वो उसको कैसे ऑर्डर में रखा गया। तो वही बात है, शाक्त में अल्फाज की तश्कील व तरतीब, जुमलों की तश्कील व तरतीब और कवायद का काम शामिल होता है। किसमें? शाक्ति नजरिए में। तो यहाँ पे अगर हम लोग अलिफ, बे और ते और फिर टे ऐसे लिख देते हैं, तो ये हर्फ तो है, ये शब्द तो है, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, ये स्ट्रक्चर में नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें जरूरी है अलिफ बे, यहाँ पे आना चाहिए था, फिर ते और इसके बाद से। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर जो है वो ये सही ऑर्डर हो जाता है। तो ये हमें समझना है, और इसी के लिए क्या दिया गया है, ये नजरिया दिया गया है, कौन सा? संरचनात्मक, और इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर व्यू, यानी कि साख्ती नजरिया। इसके बाद एक दूसरा नजरिया और है, अमली नजरिया, जिसका मतलब होता है कार्यात्मक नजरिया या दृश्य। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल व्यू। अब हमें फंक्शनल व्यू, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हमने जो है वो हिंदी में पढ़ा है, जो लिखा हुआ है कार्यात्मक, और इसके बाद हमें उर्दू में भी समझ में आ गया कि ये क्या है, अमली नजरिए की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात की गई है अमल के नजरिए से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। कार्यात्मक सिद्धांत में भाषा के प्रयोग और संचार के माध्यम को महत्व दिया जाता है। संचार का माध्यम का मतलब होता है कि किसी चीज को एक दूसरे के पास पहुंचाना, और भाषा के प्रयोग का मतलब होता है कि जो बात पहुंचाई गई है उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, अच्छे का किया गया है, बुरे का किया गया है, गलत का किया गया है, या सही का किया गया है। तो ये आता है हमारे किसमें? फंक्शनल में, यानी कि अमली नजरिए में। इसे देखते हैं, अमली नजरिए में जबान के इत्तलाक और जरिया इबलाग की अहमियत दी जाती है। ये मैंने हिंदी में पढ़ दिया था। यानी तलबा मुख्तलिफ सूरत हाल में जबान के इस्तेमाल अमली मश्क के जरिए सीखते हैं। कभी अच्छी होती है लाइफ, कभी बुरी होती है, कभी खराब होती है, कहीं जीत होती है, कहीं हार होती है। तो उन सबको जो है वो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना होता है, और यही कहलाता है हमारा अमली नजरिया। अर्थात विद्यार्थी विभिन्न परिस्थितियों में, दुख सुख वाली परिस्थिति या और दीगर परिस्थिति में भाषा का प्रयोग व्यवहारिक अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। जब हम लोग अपने बच्चे को किसी खुशी में लेके जाते हैं, कहीं गम में लेके जाते हैं, तो वो सारी चीजें वहां की परिस्थितियों को देखता है। मसलन मज़ामीन निगारी, खुतूत नवेशी वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो है वो कुछ बातें जो है वो अदब के लिहाज से जो है वो दी गई है। यानी कि जब बच्चा जबान सीखता है तो पत्र लिखना सीख जाता है, निबंध लिखना सीख जाता है, एप्लीकेशन लिखना सीख जाता है, सवालों के जवाब देना सीख जाता है। आजकल एआई है, तो एआई के भी जो है वो जवाब देना जो है बच्चा सीख जाता है। इसके बाद आता है तामुली नजरिया, यानी कि इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि दो लोगों के आमने सामने जो है वो क्या हो रहा है, इंटरएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे अंत क्रियात्मक, इनका मतलब होता है अंत, और एक्टिव का मतलब होता है क्रियात्मक, यानी कि कोई काम करना, जिसे हम लोग कहते हैं तामुली नजरिया। अंत्य क्रियात्मक सिद्धांत में भाषा को सामाजिक संबंध और संपर्क बनाए रखने का माध्यम जो है वो माना जाता है। यानी कि किसी चीज को जब हम लोग सुख दुख में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके साथ एक सामाजिक जो है वो हमारे क्या बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं, और फिर उसी संबंध को हम लोग अच्छे से बनाए रखने के लिए उनसे क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनसे हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो वही हमारा तामुली नजरिए में जबान को समाजी ताल्लुकात व राब्ता कायम रखने का वसीला जो है वो माना जाता है। इसके बाद अर्थात इस सिद्धांत में पारस्परिक विचार विनिमय में प्रयुक्त भाषा के स्वरूपों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसी के ही हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट उर्दू देखते हैं। यानी इस नजरिए में बाहमले तबादले ख्याल में इस्तेमाल होने वाले जबान के नमूनों पर तवज्जो मरकूज की जाती है। यानी कि जब किसी के सुख दुख में हम लोग जाते हैं, वहां पर कैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, कैसे अल्फाज का हम लोग इंतखाब कर रहे हैं, और वहां पर जो हम लोगों ने भाषा यूज की है, यानी कि प्रयुक्त भाषा को यहाँ पर यूज किया है, उन पर जो है वो हमें विशेष जो है वो ध्यान देना होता है। कहीं ऐसा ना हो दुख में हमारे से सुख वाले वर्ड निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास सुख वाले अल्फाज की जगह दुख वाले निकल जाए। और यही जो है वो हमारी क्या होती है, तवज्जो जो है बिल्कुल क्या होती है, मरकूज होती है। यानी कि हम लोग खास तौर पर ख्याल रखते हैं कि जब हम लोग किसी से इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पर हमें शब्दों के सही इंतखाब का जो है वो करना जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे जो हमारे जो आइडियोलॉजी चेंज होती है, यानी कि विचार विमर्श जो है वो हमारा एक दूसरे से
अदल बदल होता है जिसे हम लोग क्रय क्रय विनिमय भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो उसमें भी ये टॉपिक होता है कि एक चीज लेते हैं तभी हमें जो है वो दूसरी चीज मिलती है। जैसे एक था, एक नियम है जिन्हें हम लोग कहते हैं बास्टर सिस्टम के नाम से, शायद उसे हम लोग जानते हैं, कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता था तब भी हम लोग जो है वो एक पारस्परिक जो है वो विचार जो है वो एक दूसरे से क्या करते थे, बना के रखते थे। और उस बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि चीज के बदले जो है वो हमें क्या दी जाती थी, चीज दी जाती थी। मान के चले अगर आपके पास गुड़ है और आपको चीनी की आवश्यकता है तो आप गुड़ देके जो है वो चीनी जो है वो ले सकते थे। तो ये क्या था, एक सिस्टम था एक दूसरे से आदान प्रदान करने का। तब पैसा नहीं था, बाद में पैसा आ गया तो चीज दे के आप लोग जो है वो अब सामान खरीद सकते हैं। तो वही है कि भाषा भी जो है वो यहीं पर है कि आप जिसको जैसे रिस्पेक्ट देंगे, आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे ही आपको जो है वहां से क्या आएगा, रिटर्न आएगा। तो इस तरीके के सवाल को जो है वो आप लोग करेंगे तो आपको जो है वो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।